कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ता है तो मैनिफेस्टो में एक कर्ज माफ़ी का भी देता है कि हम जब सरकार बनेंगे तो कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का जो भी सरकार बना रही है दोनों का यही हाल है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कर्ज माफ़ी की सबसे बुलंद घोषणा तो मोदी जी ने की थी 2014 में कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में उनके भी नहीं था। मैनिफेस्टो में नहीं लिखते कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे। वो कहते हैं कर्ज की समस्या पर हम कमेटी बनाएंगे, संचालन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और लिखते हैं। हम कर्ज माफ़ी की घोषणा डायरेक्टली नहीं करते। और जो करते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का, 16 साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए का कंपनियों का कर्जा माफ़ कर दिया है, क्योंकि बाज़ार टिक नहीं पा रहा है, बाज़ार में माल बिक नहीं रहा है, कंपनियां भी नहीं टिक पा रही हैं, और उनका कर्जा जो है गवर्नमेंट ने माफ़ किया, मोदी गवर्नमेंट ने माफ़ किया है। तो किसानों का कर्जा तो बहुत कम है। और दूसरी एक बड़ी चीज़ है किसानों के कर्ज के बारे में, कि जो ये केसीसी योजना है, जो 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे रहे हैं केसीसी के माध्यम से, इसका जो है ये आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है कि इसमें से कितना किसान ले रहे हैं, ज़मीन वाले किसान ले रहे हैं, और कितना ये जो है 4% ब्याज पर कंपनियां ले रही हैं जो किसानी से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग में लगी हुई हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कुछ कंपनियां बना दी गई हैं, वो इस कर्ज़े को उठा रहे हैं। ऐसी हम लोगों को संदेह है कि इसका भारी हिस्सा जो है ये कंपनियां ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारा ये कृषि कर्ज ऐसी चीज़ों की खरीद में जा रहा है कि शहरों में, बम्बई, बड़े शहरों में, बम्बई में जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उन्होंने गाड़ियां खरीद रखी हैं, कई माले की इमारतें जो है किराए पे ले रखी हैं, उनका धंधा चल रहा है, उनका खेती से कोई लेना ही देना नहीं है। तो किसी का कर्ज भी बहुत सारा डाइवर्ट हो रहा है। तो किसानों का कर्ज माफ़ करना तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसान तो मूल मेहनत करने वाला है जो देश को खिलाता है। वो अगर कर्ज में फंसा रहेगा तो विकास की तो बात ही ख़त्म हो गई। उसके बच्चों की शिक्षा, आगे बढ़ना, आधुनिक चीज़ों को अपनाना, आधुनिक जीवन कर रह पाना, जी पाना, ये सारी संभावना ही ख़त्म हो जाएंगी। तो किसानों का कर्ज तो निश्चित तौर पर माफ़ होना चाहिए। अच्छा, आजकल के जो खेती हो रही है, पहले के जो खेती थी, अभी जो है आधुनिक तकनीकी के द्वारा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आधुनिक तकनीक बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर तकनीक जो है कंपनियों के हाथ में रहती है तो कंपनियां जो है अपने हिसाब से खेती कराती हैं। जैसे धान की खेती है, धान की खेती पूर्वी बेल्ट में, यानी पूर्वी हिस्से में, अगर भारत को उत्तर से दक्षिण के बीच में बांट दिया जाए तो जो इलाकों में पानी ज़्यादा है वहाँ पे जो है धान की खेती अच्छी हो सकती है। लेकिन क्योंकि कंपनियों ने बेचनी थी तो इन्होंने जो है पंजाब और तमाम पश्चिमी और उत्तरी इलाकों के अंदर धान की खेती करा दी, जो वहाँ की जलवायु के लिए फसल ही नहीं है। तो लागत भी बढ़ गई, महंगी भी हो गई, और उसका परिणाम भी अब हम देख रहे हैं कि उससे जो है और जल स्तर नीचे जा रहा है। तो तकनीक का इस्तेमाल देश के हित में, जनता के हित में और जलवायु के हिसाब से किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे जो बीज निर्मित हुए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में आए, उसमें जो है वो पूरा एक प्रोजेक्ट था अमेरिकन कंपनीज़ का, जिसमें उन्होंने ऐसे बीजों को प्रमोट किया जिसमें जो है आधुनिक तकनीक के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों की ज़रूरत थी। और अब आधुनिक तकनीक के नाम पे ऐसे जीएम बीज आ रहे हैं जिन बीजों में बहुत बड़े पैमाने पर खरपतवार नाशक जो है दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। हमें लगता है ये कंपनियों के हित का सवाल है। इसका खेती की आधुनिक तकनीक से मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना लेना देना है कि ऐसी तकनीक विकसित हो गई है जो तकनीक किसानों के पक्ष में और देश के हित में भी काम लाई जा सकती है। अगर हम इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसी फसलों को, ऐसे बीजों को इस्तेमाल करने में, प्रमोट करने में, बढ़ाने में, विकसित करें जिनकी पैदावार भी ज़्यादा हो, जिनकी रासायनिक खपत भी कम हो, तो निश्चित तौर पर वो जनता के हित में और देश के हित में लगेगी। इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके लिए देशभक्त संस्थाएं बननी चाहिए जो सरकारी क्षेत्र में हों और जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, ताकि उस तरह के बीज विकसित किए जाएं। क्योंकि आखिरकार किसान खेती करते हैं, तो जो पढ़े लिखे और सजग किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर योगदान कर सकते हैं। तो ऐसे कृषि विश्वविद्यालय जो किसानों के पक्ष से और जनता के पक्ष से ऐसी फसलों की पैदावार, और भारत तो ऐसे विविधता का देश है, बहुत सारी फसलें लुप्त होती जा रही हैं। मेरे को लगता है कि धान की कम से कम हज़ारों फसलें यहाँ पर हैं, हज़ारों किस्में हैं, और लोग तारीफ़ करते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा धान होता था, उसका ऐसा स्वाद होता था। तो उन चीज़ों को विकसित किया जाना चाहिए। वो सब चीज़ें बाज़ार का हिस्सा बन सकती हैं अगर उनका विकास जो है कोई देशभक्त सरकार करे। दिक्कत ये है कि भारत सरकार कंपनियों की
गुलामी करती है, दलाली करती है, उसके हित की पूर्ति करती है। चलिए एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जो आप यूपी से आते हैं, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, राज्य में भी बीजेपी सरकार, और दोनों सरकार किसानों के लिए बोलती है कि हम बहुत कुछ किए, तो दोनों का जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, आप कितना संतुष्ट हैं और किसानों पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मुंह से बोलना, दावा करना और विकसित देश बनाने के दावे करना, 5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब दावे, ये सब मीडिया के सवाल हैं और जनता को गुमराह करने के लिए, जो लोग नहीं जानते हैं। हकीकत ये है कि खेती बहुत गहरे संकट में है। भारत में खाद्य सब्सिडी का बिल 2,89,00,000 करोड़ रुपए था पिछले साल, उसको घटाकर करीब 1,90,000 करोड़ रुपए कम कर दिया है। भारत में खाद की सब्सिडी का बिल 2.5 लाख करोड़ था, वो 1,64,000 करोड़ कर दिया है। भारत के अंदर जो फसल बीमा योजना लागू की गई है, वो फसल बीमा, हर चीज़ के बीमे में जब आप प्रीमियम देते हैं तो आपके उस चीज़ का नुकसान होने पर आपको जो है बीमा से जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, उस मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन फसल बीमा ऐसी योजना है जिसमें पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे विकास खंड के अंदर जब फसल 50% बर्बाद हो जाएगी तब जाके आपको मिलेगा, लेकिन उसका प्रीमियम जो है हर लोन से हर किसान को देना पड़ता है। तो हुआ ये है कि फसल बीमा योजना में एक एक ज़िले को एक एक कंपनी दे दी गई थी, और औसत में हमने 2019-20 का आंकड़ा देखा था, औसत में हर बीमा कंपनी ने 83 करोड़ रुपए प्रति जिला कमाया था। आपका संगठन किसान के हितों के लिए क्या कदम उठा रही है? एक तो हम संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा हैं, जहाँ पे कर्जा मुक्ति, पूरा दाम और फसल बीमा और बिजली के सवाल पर, पेंशन के सवाल पर हम लोग अपने संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, सरकार की एक बड़ी योजना जो है वो ज़मीन अधिग्रहण करने की है शहरी विकास के लिए, तो उसका हम विरोध करते हैं कि किसानों को ना उजाड़ा जाए, खेती की ज़मीन की रक्षा की जाए। जो शहरीकरण आपने करना है वो सूखी ज़मीनों पे किया जाए, गीली उपजाऊ ज़मीनों पे, सिंचित ज़मीनों पे ना किया जाए, और ज़रूरत के हिसाब से किया जाए। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी हों और मकान बिक ना रहे हों। और तीसरी चीज़, हम बड़े पैमाने पर खेती की सुविधाओं के लिए और लागत के दाम कम कराने के लिए और ज़मीन के बंटवारे के लिए, क्योंकि बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, जैसे गंगा कछार है, गंगा कछार बहुत उपजाऊ ज़मीन है और गंगा कछार के ही पट्टे मिल जाते हैं। अगर जो कानून में भी लिखा है कि साल के पट्टे में दिए जा सकते हैं, तो एक एक दो दो एकड़ की ज़मीन से एक किसान की खाने की पूरी ज़रूरत पैदा हो सकती है। इतनी उपजाऊ ज़मीन है बिना खाद के, क्योंकि उसमें लागत बहुत कम है, उसमें मेहनत भी कम है। तो इस तरह के हम लोग जो हैं संघर्ष चला रहे हैं जगह जगह, और हमारी कोशिश है कि गाँव के अंदर जो औद्योगिक विकास है उसके लिए हम खड़े हों। गाँव के अंदर आधुनिक शिक्षा और आधुनिक इलाज की विकास हो। पढ़ लिख गए हैं गाँव के लोग, वो मेहनत करके आधुनिक विधियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो केवल किसानी नहीं कर सकते। किसानी एक पार्ट टाइम काम हो सकता है, क्योंकि किसानी के अंदर अगर मेहनत देखा जाए तो साल में 365 दिन में केवल 70 या 72, 75 दिन काम होता है, बाकी दिन तो खाली रहते हैं। तो ये इंसान है जो पढ़ा लिखा है, प्रशिक्षित है, आधुनिक ज्ञान जानता है। हमारे गांव के बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह मोबाइल चलाना जानते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर आधुनिक सुविधाएं होंगी तो देश आगे बढ़ जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि उस दिशा में काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।